जय हिंद। स्वागत है आपका लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें हम वर्तमान में भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम देखने वाले हैं गुप्त काल के प्रश्न संख्या 33 से लेकर प्रश्न संख्या 63 तक, यानी कि आज के इस सेशन में टोटल हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार का 14वां वीडियो है। इसके पहले भी 13 वीडियो बन चुके हैं, तो उनको भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं एक एक करके 30 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमर कोश के लेखक थे जिनका नाम था अमर सिंह या अमर दास। अमर सिंह या अमर दास कह सकते हैं, कहीं अमर सिंह दिया जाता है, कहीं अमर दास दिया जाता है, अधिकांशतः अमर दास ही होना चाहिए। ठीक, तो अमर कोश के लेखक जिनका नाम था अमर दास किस शासक के दरबार से जुड़े थे, यानी किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर कोश के लेखक अमर दास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए और भी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इनके दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहते थे। और नवरत्न इसके अलावा किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। ठीक है, तो नवरत्न 2 व्यक्तियों के दरबार में रहा करते थे, एक तो अकबर के दरबार में और एक जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे वे सभी क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। ठीक, ऐसे ही तेलुगु भाषा के 8 जो विद्वान कवि थे वे अष्टदिग्गज जाने जाते थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य में रहा करते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तो चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवरत्न में सबसे प्रमुख जो नवरत्न थे इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इनमें कालिदास, अमरदास, वराह मिहिर तथा धन्वंतरी जो थे ये प्रमुख थे। और इन सब में धन्वंतरी जो थे एक वैद्य थे। ठीक, धन्वंतरी क्या थे? वैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाह्यान आया था। इसकी यात्रा का विवरण क्या है? तो फो क्यों की। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्वान फाह्यान किसके दरबार में भारत आया था, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो फो क्यों की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 35। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, यानी कि राज्याभिषेक के याद में। दूसरा, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में। तीसरा, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए अपने राज्यारोहण, यानी कि जब राज्य अभिषेक कराया तो उसकी याद में इसने क्या किया? उसके स्मरण में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। तो सही आंसर हो जाएगा ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त, यानी कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो सही आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या फिर डी उपर्युक्त सभी के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए गए थे, सबसे अधिक चलाए गए थे, लेकिन उस कारण से इसको क्लासिक युग या फिर गोल्डन युग नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है इसके कला एवं साहित्य के क्षेत्र में जो इसने उपलब्धियां हासिल की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लासिक युग या गोल्डन एज कहते हैं गुप्त काल को। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था?
ऑप्शन है ए मौर्य, कुषाण, शुंग और गुप्त। तो जाहिर सी बात है, जब हम गुप्त काल को देख रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त ही होगा। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, और ये सारनाथ का धमेख स्तूप कहाँ है, देख लीजिए, ये रहा उसका फोटो, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 39। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। ऑप्शन है ए दिनार, बी कारसापन, सी निष्क या फिर डी कानिनी। तो सही आंसर हो जाएगा ए दिनार। ये गुप्त काल का जो है सोना का सिक्का है, इसको क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 40। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिसेन या फिर डी कालिदास। ठीक, कुमार संभव महाकाव्य को किसने लिखा, सही आंसर हो जाएगा डी कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य ये रहा, इसको किसने लिखा, तो कालिदास ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश के शासनकाल में किसने किया, तो कुमार गुप्त ने किया, याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये रहा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। ऑप्शन है ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग या फिर डी उपज का आधा भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग। ठीक, चलिए इस और कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत भू राजस्व था। यह 1/4 से 1/6 यानी कि चौथा हिस्सा से छठा हिस्सा होता था। यहाँ पे चौथा से छठा हिस्सा दिया है, लेकिन इसको बीपीएससी ने क्या माना है, छठा माना है, तो छठा याद रखिएगा। भू राजस्व को हक या मे के रूप में दिया जाता था। हक जो होता था ये नगद वेतन, नगद मतलब राजस्व होता था, और मे जो होता था ये अनाज होता था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 43। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट या फिर डी सातवाहन युग। सही आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। दोस्तों हमको ये वीडियो फिर से शूट करना पड़ेगा क्योंकि शादी का सीजन है और लोगों ने पियर फराक बजा दिया। तो चलिए अब यहीं पे थोड़ा सा इसको रोकता हूँ और वीडियो को फिर से आगे शूट करता हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 43 तक हो गया था और जहाँ हो गया है, और कुछ बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि बगल में एक मटकोर था। अचानक लोगों ने बॉक्स गाना बजाना शुरू कर दिया, तो इसका बीच में वीडियो को रोकना पड़ा और फिर से मतलब आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, यानी कि मंदिर और ग्राम को दान में दिया था किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक। ऑप्शन है गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट वंश या फिर डी प्रतिहार वंश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश। चूंकि गुप्त वंश पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर गुप्त वंश ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। ठीक, दिल्ली के मेहरौली में जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में, उसके कैंपस में एक लौह स्तंभ है। उस लौह स्तंभ वह किसके स्मृति में, किसके याद में बनाया गया था। ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्ष या फिर डी अनंग पाल। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बनाया गया था। बनवाया कौन था, तो अशोक, याद रखिएगा। बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में, लेकिन बनवाया कौन था, तो इसका पोता अशोक बनवाया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 46। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। यूपी पीसीएस का प्रश्न है, अभी कोई पूछने की बात है। जब किताब का नाम है देखिए मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मालविका प्लस अग्निमित्र हो जाएगा। तो मालविका और अग्निमित्र की यह कहानी है, मतलब कुछ नाटक पे आधारित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्निमित्र इसका नायक है। नायिका कौन है, तो वो मालविका है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन है ए एरन के अभिलेख, बी गया के अभिलेख, सी नालंदा के अभिलेख, या फिर डी प्रयाग के अभिलेख। सही आंसर हो जाएगा ए एरन अभिलेख। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं होगा, डी होगा, माफ कीजिएगा, प्रयाग अभिलेख से मिलता है। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग अभिलेख से मिलता है। इसका आंसर ए नहीं होगा, माफ कीजिएगा, आंसर डी होगा, प्रयाग होगा। ठीक है, प्रयाग अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी कि किस काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, कह सकते हैं, यानी पुरुषों से बराबरी थी, यानी स्त्रियों का इस काल में उनका एक्सप्लोटेशन, उनका शोषण उतना नहीं हुआ। ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारे भारतीय इतिहास में गुप्त काल एक ऐसा काल रहा जहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी रही थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कहीं कहीं हुन दिया रहता है, लेकिन कहीं कहीं मैं इसको हुंड भी पढ़ा हूँ। ठीक, तो दोनों दिमाग में रखिएगा। तो कहता है कौन सा राजवंश है जो हुनों या हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश, या फिर डी शुंग वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुप्त वंश। गुप्त वंश जो था ये हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हुन आक्रमण से संबंधित कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं हुन दिया रहता है, कहीं हुंड भी दिया रहता है। ठीक, तो हुंड का क्षेत्र फारस था, यानी कि फारस से थे, फारस ईरान से, हाँ, वर्तमान में ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र से थे। इनकी जो राजधानी थी वो अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामन तथा मिहिर कुल दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी थे। मिहिर कुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक था, मूर्ति भंजक का मूर्ति को तोड़ने वाला। और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि किस अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें हुंडों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ में स्थित अभिलेख है, इसमें हुंडों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, इन सब तथ्यों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है ए मालविका अग्निमित्र, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसको लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी लिखा था। विक्रमोर्वशियम, ये भी लिखा था। चौथा हो जाएगा जानकी हरण, ये कालिदास ने नहीं लिखा था, इसके लेखक कुमार दास थे। इसके लेखक कौन थे? कुमार दास। कुमार दास ने जानकी हरण को लिखा था। एमपीपीसीएस का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक, अजंता गुफाओं के सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन है ए बाघ में, बी उदयगिरी, सी मांडू, या फिर डी कहीं नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बाघ। ठीक, इस जगह का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया, यानी कब से कब तक शासन किया? ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 तक, 325 से 375, या फिर 566 से 597। सही आंसर हो जाएगा इसका ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है ए मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन का काल। सही आंसर हो जाएगा सी गुप्त काल। गुप्त काल से ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। हर समाज की कुछ न कुछ अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन दूसरा बात यहाँ पे बाल विवाह जैसी प्रथा, कुप्रथा थी, प्रथा नहीं कुप्रथा थी। देखिए, हर जो चीज़ होती है ना, समय के अनुसार वो होता है। ये भी हमें समझना होगा कि आखिर बाल विवाह क्यों होता था। इस पर एक अलग टॉपिक है, कभी फुर्सत मिले तो इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि हमारे प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में भारत में बाल विवाह इतना जोर से, यहाँ तक कि गांधी जी का ही बाल विवाह हुआ था। ऐसी क्या कारण रही होगी? तो एक बहुत अच्छी कहावत है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसलिए बाल विवाह गलत है, कुप्रथा थी, लेकिन इस बाल विवाह के कारण पीछे भी एक कारण था। ठीक, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए क्या कारण रहा होगा, आपका क्या विचार है इस पे। मेरा जो विचार है वो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, फिर कभी उसको देखेंगे। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन है ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, या फिर डी हिंद यौवन काल में। सही आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल में। अब यहाँ से 3 प्रश्न पूछते हैं, तीनों प्रश्नों को देख लिया जाए। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वहाँ पे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी यानी यूनानियों ने। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानियों ने। अगर क्वेश्चन पूछे शुद्ध यानी कि प्योर सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो कुषाणों ने। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक मोस्ट गोल्ड कॉइन्ड तो हो जाएगा आंसर गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, या फिर डी काम सूत्र। सही आंसर हो जाएगा इसका बी अभिज्ञान शकुंतलम। पुस्तक को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया था। किसने किया था तो सर विलियम जोन्स। किसने? सर विलियम जोन्स ने इसको अनुवादित किया था अंग्रेजी में। कब किया था तो 1700 याद रखिएगा 1789 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम सर विलियम जोन्स 1789। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है ए भीतरगांव लेख, विलसद स्तंभ लेख, एरन अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। सही आंसर हो जाएगा सी। अब सती प्रथा के पीछे भी बहुत सारे रीजन थे, हालांकि वो रीजन सही नहीं थे। ठीक, लेकिन रीजन बहुत है। रीजन ये भी था कि संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, व्यभिचार एडल्ट्री का मामला होता था ऐसा ना। देखिए मान लीजिए प्राचीन समय में या अभी भी देखने को मिलता है कई बार कि लड़का का शादी उम्र होता है 40 साल, वो 18 साल की लड़की से भी शादी कर लेता है। अब पता चलेगा कि इसका उम्र होगा 30 साल, हो जाएगा तब तक 58 साल का पता टपक जाए उस समय, तो ये तो गया काम से खत्म। लेकिन ये तो अभी 30 साल की कोई महिला है तो अभी तो उसका मतलब पूरा जीवन बाकी है। तो समाज को ये खतरा होता था कि इसके साथ कोई एडल्ट्री वाला केस यानी कि व्यभिचार यानी कि मतलब समझ सकते हैं आप कि मतलब वो क्या मतलब कि छोड़िए जाए समझ लीजिए आप। चलिए आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन है ए मतलब एक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन होगा। एक चंद्रगुप्त प्रथम ये सबसे पहले थे, हालांकि इनके पहले भी श्रीगुप्त थे, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो क्यों देखें। ठीक, तो सबसे पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त, 2 नंबर में हो जाएगा समुद्रगुप्त, 3 में हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 में कुमारगुप्त और 5 में स्कंदगुप्त। तो ये लाइन से ही दिया हुआ है इसलिए आंसर हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 58। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए बयाना भरतपुर, बी देवगढ़ झांसी, सी भूमरा मध्य प्रदेश, या फिर डी तिगवा मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ए बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है ए कुमारगुप्त और यही सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60। कथन है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर कहता है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। अब ऑप्शन में कहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही तो हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और दूसरा कहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए सही तो दोनों है, लेकिन आर जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ऑप्शन है ए ताम्रलिप्ति, बी भरौच, सी कल्याण, या फिर डी क्राम्ब्रे। सही आंसर हो जाएगा ए ताम्रलिप्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ताम्रलिप्ति। ठीक, ताम्रलिप्ति वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में यह वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर में पड़ता है, मेदिनीपुर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
प्रश्न संख्या 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन है ए रूपक, कार्स्पन, दिनार, पन। सही आंसर हो जाएगा इसका रूपक। चांदी के जो सिक्के होते थे उसको रूपक कहा जाता था। आज का आखिरी प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति दिए हैं और सूची 2 में जो है उनसे संबंधित उनके कार्य, वो किस क्षेत्र से संबंधित है वो दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त का संबंध जो था वो नाटक से था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। ठीक, वराह मिहिर जो थे ये खगोल वैज्ञानिक थे, तो यानी कि हो जाएगा 2 का 3। सी चरक जो थे ये चिकित्सा से संबंधित थे और बच गए ब्रह्मगुप्त, तो इनका संबंध जो था ये गणित से था। तो इस पर का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कूट सी। ठीक, तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज के इस सेशन को, फिर अगला वीडियो जल्द ही कोशिश होगा लाने का। ठीक।